और जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका। बीच में बेटा 3-4 दिन आपकी लाइव क्लास बाधित रही। आज फिर हम लोग बात करेंगे बेटा। तो एक टॉपिक हम लोग का रह गया था, हम लोग वायुदाब और पवन पे चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक रह गया था जिसको हम लोग लोकल विंड या स्थानीय पवन कहते हैं। तो आज बेटा हम इस पे बात करेंगे, आपसे इस पे चर्चा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़ जाए बेटा, शुरू किया जाए। रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो शुरू किया जाए बेटा। थोड़ा मैप की जरूरत पड़ेगी, तो काम चलाते हैं हम लोग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। स्थानीय पवन पे बेटा हम लोग बात करेंगे आज। तो थोड़ा सा नेट वेट की क्वालिटी बेटा है आज प्रभावित हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आप सभी लोग ठीक हैं बेटा? थोड़ा अस्वस्थ हो गया था 1-2 दिनों के लिए, तो फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ, बात कर रहा हूँ। स्थानीय पवन जानने के पहले बेटा कुछ चीजों पे हम बात कर लेते हैं, ताकि इनकी जरूरत पड़ेगी, आप समझ पाएंगे। इसे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं ज्योग्राफी में, डाइबैटिक प्रोसेस। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एनाबैटिक प्रोसेस। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं ना, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। तो क्या होता है बेटा वो जरा समझना है आपको, फिर हम आते हैं बेटा स्थानीय पवन को हम समझा पाएंगे। जब जलवाष्प से परिपूर्ण पवन ऊपर की ओर उठती है, तो जाहिर सी बात है वो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाती है वो ठंडी होने लगती है, और ठंडी होते होते वो अपने ड्यू पॉइंट को छूती है और सैचुरेट हो जाती है। ढेर सारे मित्रों के दिमाग में ये होता है कि ऊंचाई पे जाने पे क्यों ठंडी होती है। इसलिए ठंडी होती है कि ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ने पे तापमान में कमी आती, इस कारण। और ऐसा नहीं है, ये वायु के तापमान में कमी इस कारण नहीं ऊपर जाने पे कमी आती है कि वो ऊपर तापमान कम है। इसको हम लोग बोलते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, यानी वायुमंडल से ताप का आदान प्रदान नहीं होता बेटा। वो ठंडी फिर क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि जब वो ऊपर जाती है तो वायुदाब घटता है और हवाएं फैल जाती हैं, तो यूनिट एरिया में टेम्परेचर की कमी आ जाती है। और जब हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं तो नीचे के टेम्परेचर को लेके गर्म नहीं होती, आसपास के टेम्परेचर को ग्रहण नहीं करती, लेकिन वो नीचे जैसे ही उतरेंगी वो गर्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जब आती है तो वायुदाब बढ़ता है और हवाएं कंप्रेस होने लगती हैं, और कंप्रेस होती है तो यूनिट एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक दिन मैंने आपको उदाहरण बताया था बेटा कि पंप से जब हवा भरते हैं तो पंप की बैरल क्यों गर्म हो जाती है। हवा जब कंप्रेस होती है तो कहीं बाहर से उसको टेम्परेचर नहीं दिया गया, यूनिट एरिया में सारा टेम्परेचर एक जगह समाहित होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग एनाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ध्यान रखना कोई भी पवन जो पहाड़ों से नीचे की ओर उतरेगी, पर्वतों से नीचे की ओर आएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे नहीं बढ़ेगा कि नीचे तापमान ज्यादा है, ऊंचाई पे तापमान कम है। इस वजह से बढ़ेगा कि वो जब नीचे आएगी तो कंप्रेस होगी, और जब वो कंप्रेस होगी तो यूनिट एरिया में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस वजह से उसको गर्म कहने लगते हैं। और ऊंचाई की ओर जाने पे उसका टेम्परेचर घटने लगता है, इसलिए नहीं कि ऊंचाई से वो टेम्परेचर कम है इस वजह से ठंडी हो जाती, नहीं नहीं, वो अपना आयतन बढ़ा लेती है, इस वजह से वो उसका टेम्परेचर यूनिट एरिया में कम आ जाता है। दिमाग में रखिएगा बेटा, इसको जरा हम लोग समझते हैं। हाँ, एक चीज कि जो लोकल पवन है, स्थानीय पवन है, वो कहते किसे हैं? किसी स्थान विशेष पर, एक सीमित क्षेत्र में जब हम किसी पवन को एक विशेष नाम से पहचान दे दें, लेकिन यह पहचान किसी क्षेत्र विशेष में ही दिया जाए, तो उन पवनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा?
स्थानीय पवन कहते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, जैसे आज के समय में उत्तर भारत में पवन एक चल रही है जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्ली कहते हैं। जब ये पवन चलती है शीतकाल में तो शीतलहर आ जाती, कोल्ड वेव्स आ जाती, और यही पवन जब गर्मियों में चलती है तो हॉट वेव्स आ जाती। लेकिन है वो पवन कौन बेटा? पछुआ पवन। लेकिन हम लोग ठंडक के दिनों में उसको पछुआ ना कह के उसको कोल्ड वेव्स कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। और गर्मियों में उसी पवन को लोकल लेवल पे हम लोग उसको लू कहते हैं। तो ये जो पछुआ पवन है, गर्म पवन है, ये पूरी दुनिया में लू कहलाती है? नहीं, स्थान विशेष पे इसको किसी स्थान विशेष से नाम दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा इसको बेटा समझना है। स्थानीय पवन बहुत हैं बेटा, बहुत ढेर सारे पवन हैं, इनकी संख्या 100 से अधिक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और बाकी जो पवन है बेटा, वो उनके नामों में कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से आप तक मैं पहुंचाऊं। तो जो महत्वपूर्ण है बेटा, उस पर हम आज आपसे बात कर लेते हैं। थोड़ा मैप देखिएगा बेटा। ये जो एरिया है बेटा, दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं ना इक्वेटोर या विषुवत रेखा कहते हैं, दिस वन। ये जो लाइन जा रही है, मैं खींच देता हूं। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटोर या विषुवत रेखा कहते हैं। ये मैंने क्यों खींचा? क्योंकि इससे आपको थोड़ा टेम्परेचर का अनुमान होगा कि इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई रहता है, उच्च रहता है। एरिया ये पूर्वा पवन का है, ये जो एरिया है ये पश्चिमा पवन का है। तो पूर्वा पश्चिमा ही रहेगी, लेकिन लोकल लेवल पे उसको हम नाम कुछ अलग दे देंगे बेटा, तो इसी को समझना है। ये अफ्रीका है बेटा, थोड़ा छोटा मैप है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये अफ्रीका है। अफ्रीका के इस इलाके में एक डेजर्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सहारा का मरुस्थल। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये इलाका पश्चिमा पवन का है और इधर का इलाका पूर्वा पवन का है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये सहारा मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है, ये वाला हिस्सा, ये पश्चिमा पवन का प्रवाह है। तो यहाँ एक पवन चला करती है बेटा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको पश्चिमा पवन ना कह के हम लोग एक नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? एक विशेष नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, अफ्रीका में स्पेशली उत्तरी भाग में, सिराको। तो यहाँ एक पवन चला करती बेटा इस इलाके में, जिसको हम लोग कहते हैं सिराको। हाँ, अफ्रीका में भी देखोगे जगह जगह इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे लीबिया में इसको गिबली कह देते हैं, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन बेसिक इसका नाम है बेटा सिराको। ये क्या करती है कि सहारा के मरुस्थलों से ये भूमध्य सागर की ओर चलती है, मेडिटेरेनियन सी की ओर चलती है, और भूमध्य सागर पार करके इटली तक इसका प्रस्थान हो जाता है। ये इटली तक पहुंचने लगती है। इधर से बेटा सहारा के मरुस्थल के उत्तरी भागों से ये चलती है, पश्चिमा पवन का ये सब बेल्ट है, तो उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि ये थोड़ी गर्म रहती है, भूमध्य सागर को पार करती है। तो भूमध्य सागर को पार करते समय ये अपने साथ मॉइस्चर ले लेती है, नमी ले लेती है, और भूमध्य सागर को पार करते करते ये जलवाष्प से परिपूर्ण हो जाती है, भर जाती है। सहारा के मरुस्थलों की रेत का जो कलर है वो रेड है, लाल है। रेत दो कलर की होती है ना बेटा, सफेद भी होती है, लाल भी होती है। ये पवन इतनी तेज चलती है बेटा कि अपने साथ रेत के कणों को भी लेके चलती है, और जब ये भूमध्य सागर को पार करती है तो अपने साथ मॉइस्चर भी ग्रहण कर लेती है, और इटली पहुंच के बारिश करने लगती है, इटली में वर्षा होने लगती है। और जब ये वर्षा, सिसिली वगैरह का जो इटली का इलाका है, वहां बारिश होने लगती है, और जब ये वर्षा होती है तो बारिश के साथ ये रेत के कण भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये किसके कारण हुआ बेटा? सिराको के कारण, जो स्थानीय पवन है। सिराको ने भूमध्य सागर को पार किया और इटली में जाके वर्षा किया। इस वर्षा में रेत के कण भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए उसको इटली में रक्त वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। खून की वर्षा, रक्त वर्षा कहा जाता है। कोई खून की वर्षा, रक्त वर्षा नहीं होती,
वो बारिश के साथ रेत के लाड़ कण शामिल हो जाते हैं, इससे देखने में थोड़ा रेडिश लगता है। जाहिर सी बात है यहीं बगल में मिस्र है। मिस्र में इनको हम लोग खमसिन कहते हैं, सिराको को। यही मिस्र के बगल में लीबिया है। लीबिया में इन्हीं को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या बेटा? लीबिया में भी कुछ नाम होगा लोकल। सिराको को लोकल नाम कह देते हैं, गिबली के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इधर आइए बेटा, अफ्रीका में इस इलाके की ओर आइए। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रीजन है। इस रीजन की खासियत मैंने बताया था कि यहां प्रतिदिन वर्षा होती है, रोज बारिश होती है। 365/365 वर्षा का एक स्पेसिफिक पैटर्न रहता है। वो पैटर्न एकदम फिक्स है। एक बार आपसे पैटर्न पे ही पूछा कि इस पैटर्न पे कहां वर्षा होती है, उसका पैटर्न जरा जान लीजिए। सुबह एकदम खुली हुई धूप होगी, तीसरे पहर जाते जाते बादल दिखाई देने लगेंगे, बारिश हो जाएगी, शाम तक होते होते आकाश पे स्वच्छ हो जाएगा। ये पूरे इस इलाके में बारिश का यही पैटर्न है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा वन प्रदेश में से एक है, जिसको हम लोग कांगो बेसिन या जायरे बेसिन कहते हैं, इसी इलाके में है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अमेजन है, अमेजोनिया है। बोले बेटा, ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे होगी, घबराइएगा नहीं। तो ये अमेजोनिया का इलाका है, ये कांगो बेसिन है, और इधर तो साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह है, ये सब इलाके हैं। अभी भी आज की डेट में अमेजोनिया बड़ा घना वन है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, यहाँ भी कांगो बेसिन है। एक बात मुझे बताइए, वर्षा काल में हम लोगों के यहाँ स्पेशली ग्रीष्म काल से ज्यादा गर्मी की अनुभूति होती है, जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन गर्मी हमको बहुत लगती है। वजह क्या है बेटा? ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी होती है, आर्द्रता बढ़ चुकी होती है। वर्षा काल में टेम्परेचर भले ही 30-32 हो, लेकिन पसीने से हम तरबतर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पसीना जो हमारे शरीर पे होता है वो नहीं सूखता, और इसलिए शरीर अंदर से गर्म महसूस होती है। समझ पा रहे हैं बेटा? छोड़ो, गर्मियों के दिनों में जब पूर्वा चलने लगती है, स्पेशली मई के महीने में, तो बुजुर्ग वगैरह लोग थोड़ा सा कष्ट में पहुंच जाते हैं, कुछ शारीरिक दर्द होता है। और वहीं जब पछुआ चलने लगती है तो अच्छा फील होता है। क्यों? पूर्वा में मॉइस्चर होता है बेटा, नमी होती है। पछुआ ड्राई एयर होती है, सूखी हुई वायु होती है, ये मॉइस्चर को खींच लेती है। मॉइस्चर वायु में अधिक हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। एक बात मुझे बताइए, यहाँ डेली बारिश होती है इस इलाके में, तो डेली बारिश होगी तो मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, नमी भी अधिक होगी, गर्मी भी अधिक होगी। इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए तो बेटा तकलीफ देह होगा ना। जो वर्षा काल में हमारे यहाँ होता है, वहां साल भर इनके यहाँ रहता। इसी में सहारा के मरुस्थलों से थोड़ा विंटर के समय एक पवन इधर की ओर चलती है। और इधर की ओर क्या चलती है वो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं कि वो वाणिज्य पवन होगी। लोकल लेवल पे उसको कुछ नाम भले दे दिया गया होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं हरमटन। क्या कहते हैं बेटा? हरमटन कहते हैं। कहां? सहारा के मरुस्थलों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, स्थानीय पवन है। लोकल लैंग्वेज में इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है, डॉक्टर वायु कहा जाता है। अब किसी विंड को डॉक्टर क्यों कहा गया होगा, आप जरा समझने की कोशिश करिए। इस इलाके में खास करके गिनी का जो तट वगैरह का इलाका है बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, लोग परेशान होते हैं। और जब इसमें से हरमटन, एक ड्राई एयर जब चलने लगती है ना बेटा, तो सारी मॉइस्चर को सोख लेती है। वो सहारा की ओर से आती है ना बेटा, तो मॉइस्चर नहीं होता, और इस इलाके से आके नमी को सोख लेती है। लोगों को अच्छा महसूस होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है। लोगों ने नाम दे दिया हरमटन या डॉक्टर वायु। क्लियर है बेटा? तो सिराको हो गया, खमसिन हो गया, गिबली हो गया, और यहां पे कौन है बेटा? हरमटन। अब चलिए अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यहां पे एक रॉकी पर्वतमाला है। तो रॉकी पर्वतमाला से एक उतरने वाली हवा है जिसको हम लोग चिनूक कहते हैं। तो अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर भी है जिसका नाम चिनूक है।
तो हेलीकॉप्टर की बात नहीं हो रही बेटा, पवन की बात हो रही है। तो राकी पर्वतमाला से उतरने वाली जो पवन है इसको चिनूक कहते हैं। अभी मैंने बोला जो वायु पहाड़ों से नीचे की ओर आएगी वो वायुमंडल से ताप का आदान प्रदान भले न करे, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अरे भाई वजह बिल्कुल साफ है बेटा कि नीचे अगर आएगी तो उस पर वायुदाब बढ़ेगा, वो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो चिनूक को गर्म हवा कहते हैं बेटा हम लोग। और ये करती क्या है कि राकी पर्वतमाला पे जो बर्फ वगैरह होती है वो सारी बर्फ को ये पिघला देती है। इसलिए इसको हम लोग आइस ईटर भी कहते हैं, हिमहारणी भी कहते हैं। यानी बर्फ खाने वाली है, सारी बर्फ पिघला देती है। जो चारागाह वगैरह है वहां की बर्फ फट जाती है, किसानों को बड़ा अच्छा फील होता है। बिल्कुल चिनूक जैसी ही एक पवन चलती है यूरोप में। अरे यूरोप का एक बड़ा प्यारा सा देश है बेटा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पूरा आल्प्स पर्वतमाला पर स्थित है। तो यहां पे एक पवन चलती है जिसको हम लोग कहते हैं फॉन, जो आल्प्स पर्वतमाला को पार करके नीचे उतरती है। और डेफिनेटली अगर ये पर्वत से नीचे की ओर उतरेगी तो ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और जब गर्म हो जाएगी तो अपना प्रभाव छोड़ेगी आसपास के इलाके पर। इसलिए फान भी कैसी वायु है बेटा? फान कहाँ कहते हैं? स्पेशली स्विट्जरलैंड में इसको फान कहा जाता है। इसका प्रभाव ज्यादा वही है स्विट्जरलैंड में, आसपास के इलाकों पे भी है। लेकिन ये पवन कैसी है बेटा? गर्म। इधर आइए, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे देखें बगल में न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में भी एक पवन पहाड़ों से नीचे उतरती है। एक बात बेटा अवधारणा है, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी पवन पहाड़ों से नीचे की ओर उतरेगी, जो भी पवन पर्वतों से नीचे की ओर आएगी, वो गर्म होगी। वो उसका नाम चाहे जो भी हो, वो चाहे जहां भी हो। तो अभी दो का तो आपने उदाहरण देखा। यहाँ पे बेटा चिनूक, यहाँ पे फॉन। इधर आ जाइए, न्यूजीलैंड में जो पर्वतों से नीचे उतरती है वायु वो भी गर्म हो जाती है। न्यूजीलैंड में उसे हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये सब किसके उदाहरण है बेटा? गर्म पवन के उदाहरण है। क्लियर है? अब थोड़ा भारत की ओर रुख करिए। भारत में भी पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में चलने वाले पवनों को लोग नॉर्वेस्टर कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाले गर्म पवन है जो पहाड़ों से उतरते हैं नीचे की ओर। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में भी ग्रीष्म काल में यह पवन चला करती है, इसलिए उसको भी हम लोग नॉर्वेस्टर कह देते हैं। लेकिन उसका सही नाम है काल वैसाखी। और इसको हम लोग कहते हैं ना बेटा टी सावर, चाय की वर्षा कहते हैं, क्योंकि कुछ वजह है, चाय की फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती होगी इस वजह से। ये क्लियर हुआ बेटा? इसके अलावा एक स्थानीय पवन और है बेटा, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। स्थानीय पवन का नाम ही याद करना बेटा मोस्ट ऑफ द कंडीशन में। लेकिन एक बात है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है बेटा। तो लिटरली आप कितने को पढ़ पाएंगे ये बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण मुझे समझ में आ रहा है मैं उसकी चर्चा कर दूं। ये ध्रुवीय क्षेत्र है बेटा, पोलर एरिया है, साइबेरिया का इलाका है ये। तो इन क्षेत्रों में बर्फ की आंधियां जैसी चलती हैं, जिनको हम लोग ब्लिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लिजर्ड कहते हैं। इसमें बर्फ के छोटे छोटे कण भी शामिल रहते हैं, तो बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है। बड़ी तेज चलती है बेटा, 80-80, 90-90 किलोमीटर की स्पीड भी हो जाती है इनकी। तो ब्लिजर्ड कहाँ चलते हैं बेटा? पोलर एरिया में चलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, स्पेशली उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ये साइबेरिया का इलाका है, रशिया का, रूस का इलाका है, यहां पे उनको बुरान कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में बेटा इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। किनके? स्थानीय पवन के। कुछ इनके करैक्टर हैं, उन करैक्टर को याद रखिए। जैसे सिराको के कारण इटली में रक्त वर्षा होती है, ये दिमाग में रखना है। चिनूक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको रखना है। नॉर्वेस्टर आपको पढ़ना है। फॉन के बारे में, गर्म हवा है, स्विट्जरलैंड में आल्प पर्वतमाला से उतरती है, इस पे भी नजर बना के रखना है। वैसे स्थानीय पवन बहुत है बेटा, जिसकी चर्चा
एक तरफ से कर पाना लिटरली संभव नहीं है, तो जो मुझे महत्वपूर्ण लगा बेटा उस पर मैंने बात किया। हाँ, बाकी भी जो छोटे मोटे स्थानीय पौन और भी हैं बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हम उपलब्ध करा दें। तो स्वास्थ्य की कुछ समस्या है बेटा, इस वजह से ज्यादा नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्लास मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। मैं आपसे निरंतर बातचीत करता रहूंगा। बीच में कुछ व्यवधान हो गया था बेटा, तो अब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो अपना स्नेह बनाए रखिए बेटा, और यूट्यूब पे हम इसको अभी अपलोड कर देंगे। मेरा चैनल है यूट्यूब पे आर्या करियर पॉइंट के नाम से, जाके सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए, एंजॉय करिए बेटा। एक बात, पढ़ाई हमेशा एंजॉय की विषय वस्तु होनी चाहिए। ये दबाव और प्रेशर की विषय वस्तु जब हो जाएगी तो फिर पढ़ाई बोझ बन जाएगी बेटा। पढ़ाई में आनंद लेना है, ठीक है। तो आज हम यही समाप्त कर रहे हैं बेटा। आर्द्रता वर्षण पे थोड़ी सी आपसे बात मैंने किया था, और अब आगे हम बढ़ेंगे बेटा, और बाकी सेगमेंट पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच।